हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि इसका एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बन रहे हैं और आपके क्वेश्चंस मेरे पास आ भी रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। पुरानी वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे, या फिर फेसबुक के माध्यम से। जैसे भी जिसका जैसे भी बन रहा है वो अपने क्वेरीज, अपने डाउट मेरे तक पहुंचा रहे हैं। मैंने उन सभी मैसेज को देखा और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, उनको बना के उन सभी का मैं आपको जवाब दूंगा कि आखिर आपके क्या क्वेरीज हैं, उनके क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वैसे उम्मीद करता हूँ मैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही होगी, किसी भी डाउट में आप ना होगे और किसी भी गलतफहमी का आप शिकार ना बने होगे। अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो रही होगी, पेपर के लिए आप तैयार भी होगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम जान लेते हैं कि आखिर आपके क्या डाउट्स थे, आपके क्या क्या क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए। जैसे कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा और फॉर्म री ओपन होगा नहीं होगा, यानी कि फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, साइट री ओपन होगी नहीं होगी, एग्जाम कब होगा, क्या 12 तारीख को ही होगा, जो नोटिफिकेशन बता रहा है 12 तारीख क्या उसी को ही होगा, या अगर 12 तारीख को होगा तो एक वीक बच रहा है तो लास्ट 1 वीक की क्या स्टडीज हमारी होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, क्या प्लान हमारे पास होना चाहिए जिसके द्वारा हम सिलेक्शन ले सके। सिलेक्शन के लिए आसान प्लान हमारा क्या होता है, बेसिक स्टडीज क्या होनी चाहिए, या कट ऑफ क्या रहेगा, फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, कितने मार्क्स हम लेकर आए जिससे हम क्वालिफाई कर जाए फिजिकल के लिए, या फिर मोटिव वैसे कोई पॉइंट सर बताइए जो हम खुद मोटिवेट हो जाए, क्योंकि बहुत से सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनमोटिवेट हो रहे हैं। बहुत से रीज़न है उसके, वो सब मैं आप बात करूंगा इस वीडियो में। तो ये सब पॉइंट्स थे आपके, ये सब क्वेश्चंस थे, इन सभी का मैं आपको जवाब दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और चैनल का नाम है नौकरी 24, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इस पे। सब सोच रहे हैं कि यार 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, 5 तारीख आज हो चुकी है और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। क्या एडमिट कार्ड आएंगे, पेपर होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है इस भर्ती में। तो मेरे भाइयों ऐसा है कि आज 5 तारीख आपकी हो चुकी है। क्या तारीख? 5 तारीख हो चुकी है, 8वां महीना है और ईयर है 2023। नोटिफिकेशन में अगर मैं बात करता हूँ, नोटिफिकेशन के आधार पे तो आपका जो एग्जाम होना है वो 12 तारीख से स्टार्ट है, 12/8/23 से। ठीक है, 5 तारीख आज है, 12 से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है, यानी कि 7 डे आपका केवल और केवल इसमें बाकी है और अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। आपका बहुत दिमाग खराब है ये सोच के कि क्या हो रहा है आखिर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एग्जाम ना हो, कुछ सोच रहे होंगे कि एग्जाम हो जाए। जिनकी तैयारी है वो तो सोच रहे हैं कि आज ही एडमिट कार्ड आ जाए और आज ही एग्जाम हो जाए, और जिन्होंने 1-2 महीने से तैयारी स्टार्ट की है वो सोच रहे हैं कि नहीं एग्जाम हट जाए, आगे चला जाए तो मौका मिल जाए। तो जो ये सोच रहे हैं ना कि उन्हें और मौका मिल जाए, उन्हें कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए अगर 1-2 साल और दे दी जाए ना तो वो फिर भी ये सोचेंगे 1 आध महीना और मिल जाए। ठीक, तो 7 दिन आपके इसमें बाकी रह गए हैं। 12 तारीख से आपका एग्जाम है, 5 तारीख आज हो चुकी है। तो मेरे भाइयों 5, 6 और 7, ठीक 3 दिन, ये 3 तारीख, ये 3 डेट मैं आपको बता रहा हूं कि इन 3 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यानी कि आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं और परसों भी आ सकते हैं। देखने के लिए क्या मिलता है कि या तो किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो। आज का जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जब एग्जाम होता है हमारा, उससे 3, 4 या 5 या बहुत ज्यादा खींच के 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड वो शो करते हैं। ठीक है, पहले क्या चलता था, पहले आपका एग्जाम है, ठीक है, जैसे सपोज करो एग्जाम है आपका जुलाई में तो एडमिट कार्ड दे दिया आपके जून में, एक महीने पहले एडमिट कार्ड डालती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता, आप केवल और केवल 4-5-6 दिन का टाइम देते हैं एडमिट कार्ड के लिए। 4-5-6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड देंगे और 4-5-6 दिन बाद आपका एग्जाम ले लेते हैं।
तो ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएंगे आपके? आज भी आ सकते हैं 5 तारीख में, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकते हैं। बिल्कुल तैयार रहिए। आपका जो एग्जाम है नोटिफिकेशन के आधार पे 12/8/23 को होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, फॉर्म रीओपन होगा क्या? रीओपन का मतलब कि साइट दोबारा ओपन होगी क्या, दोबारा फॉर्म डालेंगे? दोबारा फॉर्म से मतलब है उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, बहुत सारे रीजन रहे और बहुत सारे, सबसे जो मेजर रीजन रहा वो ये रहा कि साइट में एरर आ गया, मतलब साइट बहुत ज्यादा बिजी होगी जिस कारण बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए। अब उनके लिए बहुत सारी कोचिंग संस्थान थी, बहुत सारे ऐसे मोड आए जहां से लगा कि फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, एक चांस फिर मिलेगा, मौका मिलेगा, और आज भी बच्चे उसी चीज पे निर्भर हैं, यही दिमाग में लिए बैठे हैं कि नहीं एक मौका और दिया जाएगा। तो उनके लिए मैं इसको बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे पहले कि आखिर ये सवाल बना कहां से कि रीओपन होगा दोबारा? देखिए, कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा कोई फॉर्म भरे जाते हैं कंटिन्यू, जैसे सपोज करो कि आज किसी भर्ती के फॉर्म डले हैं और आज उसकी लास्ट डेट है 5 तारीख, तो आज ही वही भर्ती बोर्ड नोटिस जारी कर देगा कि आज आपका लास्ट डेट है और इसमें हम 2, 3 या 1 या जितने भी दिन वो आगे को इसमें बढ़ा रहे हैं कि आप इतने दिन और इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अब इसमें काफी समय बीत चुका है, काफी समय बीत चुका है, एग्जाम आपका आने वाला है और एग्जाम आने वाला है, लेकिन फिर भी बच्चे इस उम्मीद पे हैं कि फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, फिर एक और मौका मिलेगा। वो क्यों मौका मिलेगा उस पर हम थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। एक भर्ती आई थी इससे पहले जो कंटिन्यू चल रही है, इससे पहले भर्ती हो रही थी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसमें समथिंग 5000 पद थे। कितने पद थे? 5000 पद थे जो वैकेंसी आई थी, समथिंग 5000 प्लस माइनस चिन्ह है, एग्जैक्ट 5000 नहीं थे, आसपास कर थे, 6000 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 5000 वैकेंसी आई थी और इन वैकेंसीज के लिए 5000 वैकेंसीज के लिए 12.5 लाख फॉर्म फिल हुए थे, यानी कि 12.5 लाख फॉर्म डले थे। ठीक, 5,000 के समथिंग वैकेंसी थी। ठीक, अब की बात कर लेते हैं 7090, कितना? 7090 पद हैं इस भर्ती में जो वर्तमान में चल रही है, और इसके लिए टोटल पद मतलब टोटल जो फॉर्म डले हैं 8,66,000। कितने? 8,66,000 इसमें फॉर्म डले हैं। अब ये देखिए 5,000 पद थे, 12.5 लाख फॉर्म थे, वैकेंसी कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा है। इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है और फॉर्म बहुत कम है, यानी कि पिछली बार और इस बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4 लाख कम फॉर्म डले हैं। जबकि होता क्या है कि जो आज भर्ती आई है, जैसे सपोज करो आज किसी भर्ती में 100 फॉर्म डले हैं और जो कल आएगी फ्यूचर में आएगी तो उसमें 110 होंगे, उसके बाद आएंगे 110, 115, 120, इस तरह से फॉर्म बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और दिन पर दिन बच्चे जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाती है इस भर्ती में वो क्वालिफिकेशन लेके आ जाते हैं और फॉर्म ज्यादा डालते हैं, यानी कि हर भर्ती में ज्यादा फॉर्म डालते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि फॉर्म बहुत कम डाले, जबकि भर्ती बोर्ड का जो अनुमान था वो अनुमान कितना था? लगभग 15 से 16 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, 15 से 16 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, लेकिन डाले कितने? 8,66,000, यानी कि 50%, कितना? समथिंग 50% ही बच्चे फॉर्म डाल पाए। 50% नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाए? क्योंकि सर्वर एरर आ गया, साइट बहुत बिजी हो गई। क्या हो गई? साइट बिजी हो गई। ठीक, साइट बिजी होने के कारण, सर्वर एरर होने के कारण बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए। समय बहुत कम मिला उन बच्चों को, थोड़ा और समय मिल जाता तो फॉर्म डाल देते। ठीक, अब एक चीज और देखिए, इसमें 5,000 भर्ती है, 12.5 लाख फॉर्म है,
जब 5000 भर्ती आई थी तो इसमें 5 गुना इंटू 5 गुना बच्चे इसमें जो एग्जाम दिया था फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए। किसके लिए? फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए। ठीक, 5000 का 5 गुना का मतलब है 25,000। कितने? 25,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए पेपर पास करा के। इस भर्ती में 7,090 पद हैं, 8,66,000 इसमें फॉर्म डले हैं। और इस बार एक फायदा और है कि 7 गुना बच्चे पास करे जाएंगे। किसमें? एग्जाम में। 7 गुना बच्चे का मतलब है समथिंग 50,000, समथिंग 50,000, करीब कर 50,000, यानी कि 49,000 कुछ बैठेंगे, 49,630 के समथिंग। ठीक है, लगभग 50,000 बच्चे इसमें पास करे जाएंगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। ठीक, अब इसको देखते हुए बच्चे जिनको एग्जाम देना है या जिनकी कोचिंग संस्थान है या जो टीचर हैं जिस भी सब्जेक्ट के, वो बहुत सारे वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, वो सब यही अनुमान लगा रहे थे कि वैकेंसी इतनी ज्यादा है, फॉर्म इतने कम है, तो दोबारा यार होनी चाहिए। और अभी इन सबको अनुमानों के बीच एक पीईबी के द्वारा ई नोटिस जारी हुआ था। ई नोटिस जारी हुआ था, वो ई नोटिस जारी इसलिए हुआ था, वो उनके लिए था जो कंपनियां एग्जाम कराती हैं, एग्जाम कंडक्ट कराती हैं जो कंपनियां, उनके लिए था। और उसमें कहा गया था कि लास्ट डेट 28 तारीख थी, 28/8/23, यानी कि उन्होंने कंपनियों को चयन के लिए 28/8/23 का लास्ट डेट दी गई थी। और आपका जो एग्जाम होना है वो 12/8 से एग्जाम होना है। कब से होना है? 12/8 से एग्जाम आपका होना है। एक ही डाउट यहां बन रहा है कि 12/8 से जब एग्जाम होना है और कंपनी का चयन करा रहे हैं 28 तारीख में, तो एग्जाम होना तो कैसे भी संभव नहीं है। जब कंपनी नहीं है तो एग्जाम कौन कराएगा? लेकिन मैं उनके लिए बता देता हूं इस डाउट के लिए कि ये जो कंपनी का चयन जो हो रहा है वो आने वाली वैकेंसीज के लिए हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली है फ्यूचर में, उनके लिए कंपनी का चयन हो रहा है, ना कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वर्तमान में जो चल रही है उसके लिए कंपनी थी। ठीक है, उनके लिए नहीं था। चलिए, तो ये आपका एक डाउट बना कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है और फॉर्म इतने से डले हैं कि इनको पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए फिर साइट को ओपन करा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर साइट को ओपन करा जाता है, टाइम को बढ़ाया जाता है, तत्काल बढ़ाया जाता है, तत्काल बढ़ाया जाता है 1-2 दिन के अंदर। जैसे आज लास्ट डेट होगी तो कल बढ़ा दिया, परसों बढ़ा दिया, ऐसे तो हो सकता है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद कभी भी फॉर्म भरने के लिए साइट रीओपन नहीं होती है कभी भी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है कि फॉर्म के लिए साइट रीओपन होगी? तो नहीं होगी। ठीक है, कभी भी नहीं होगी। अभी इसी चीज में एक चीज और मैं बता देता हूं, जब ये बात चली रही है तो एक थोड़ा सा एक और आइडिया में दे देता हूं। 8,66,000, कितने? 8,66,000 आपके फॉर्म डाले हैं इस वैकेंसीज के लिए। ठीक, एक चीज आपको पता होगा, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो अभी 2-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से 2 साल 3 साल 1 साल उनसे तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बहुत अनुभव होगा, कई परीक्षाओं में वो सम्मिलित हो चुके होंगे, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है। तो आप या तो सेंट्रल केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, किसकी? केंद्र सरकार की। ठीक, या फिर बात कर लीजिए किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की। दोनों में अगर कोई भी वैकेंसी आउट होती है, नोटिफिकेशन आता है, कोई भी भर्ती आती है, ठीक, कोई भी भर्ती अगर आती है, उस भर्ती में जितने भी फॉर्म डलते हैं, उस भर्ती में जितने भी फॉर्म डलते हैं, ठीक, सपोज करो कि केंद्र सरकार के अधीन कोई वैकेंसी आई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकाली और उस भर्ती में फॉर्म डले 1,000, ठीक, और राज्य सरकार ने भी कोई वैकेंसी निकाली, उसमें भी फॉर्म डले 1,000। अब आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे अगर आपको ये सब पता है। फॉर्म तो हमारे 1,000 डल गए, लेकिन बच्चे कितने परीक्षा में सम्मिलित होंगे, ये सवाल है एक और। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस फॉर्म के बेस पे बता रहा हूं कितने फॉर्म डले हैं, कंपटीशन किस टाइप का रहेगा उस पर बात कर रहा हूं मैं। फॉर्म डले 1,000,
सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए। अब होता क्या है, जब 1000 फॉर्म डल गए, बच्चे कितने सम्मिलित होंगे, दोनों की बात कर रहा हूं, राज्य की भी और केंद्र की भी। तो बच्चे केवल और केवल 70 से 80% बच्चे ही एग्जाम में सम्मिलित होते हैं, 70 से 80%। अब ये जो 20% बाकी रह गए, जो 20% बाकी रह गए, ये कौन से बच्चे हैं, ये एग्जाम क्यों नहीं देते? ये एग्जाम इसलिए नहीं देते, कुछ जिनका फॉर्म कैंसिल हो गया, ठीक, जिनका फॉर्म कैंसिल हो गया या एग्जाम नहीं दे पाए, वो बच्चे एग्जाम क्यों नहीं दे पाए? जैसे सपोज करो आपका कल का पेपर है और आज आपकी तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया, कुछ और हो गया, इस कारण आप एग्जाम नहीं दे पाए, या आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक, बस में जा रहे हैं, बस लेट हो गई, ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई, एग्जाम सेंटर पर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो वो बच्चे वो होते हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए। अक्सर चाहे आप केंद्र सरकार की बात कर ले या आप राज्य सरकार की बात कर ले, दोनों में बच्चे 70 से 80% ही एग्जाम में सम्मिलित होते हैं। 20 से 25% बच्चे कभी भी, 100% तो कभी भी किसी भी एग्जाम में सम्मिलित नहीं होते, 20 से 25% बच्चे रह जाते हैं। अब बात कर लेते 8,66,000 की, तो यहां भी 8,66,000 फॉर्म है, 70 से 80% बच्चे इसमें एग्जाम में सम्मिलित होंगे। 8,66,000 में 70 से 80%। अगर मैं देखूं 8,66,000 का 70 से 80% निकाल दूं तो 8 7 56, यानी कि लगभग 6 लाख, कितना, लगभग 6 से 6.5 लाख तक बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। इसके में कितना, 6 लाख से 6.5 लाख, इतने बच्चे, ठीक, 80% का हिसाब देख लो, 6.5 वही 7 लाख के समथिंग बन जाएगा, ठीक, 7 लाख। तो मान लीजिए 6 लाख से 7 लाख बच्चे एग्जाम में सम्मिलित होंगे। अभी भी 1.5 लाख बच्चा वो होगा जो एग्जाम नहीं देगा, फॉर्म तो डाल दिया लेकिन एग्जाम नहीं देगा। उसका कारण क्या रहेगा, बीमार हो जाना, किसी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाना जिससे एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाना, ठीक, लेट हो जाना, बहुत सारे, या फिर एग्जाम भी दे रहे हैं लेकिन एंट्री गलत भर देना, या बहुत सारे रीजन उनके होते हैं जिनके कारण एग्जाम नहीं दे पाते बच्चे, ठीक है। तो लगभग 6 से 7 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, 8,66,000 वैकेंसीज है, ठीक। अब इसी के आधार पर मेरिट बनेगी, इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा कि क्या इसमें चल रहा है इस भर्ती के अंदर। तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत डाउन है, कंपटीशन बहुत डाउन है, और ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज उनके लिए है जिन बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा है, जिन बच्चों की रेस बहुत अच्छी है, क्योंकि इस बार फिजिकल के भी मार्क्स ऐड होंगे। क्या होंगे, मार्क्स ऐड होंगे, जो मेरिट बनेगी फिजिकल के मार्क्स भी ऐड होकर उसके आधार पर मेरिट बनेगी। अगर आप पूरे के पूरे नंबर अगर फिजिकल में लेकर आते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि 95% आपका सिलेक्शन हो चुका, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कितनी अच्छी बात है। तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल को भी लेकर चले अपने को, ठीक है। कंपटीशन डाउन है, कोई ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन है, ऐसा ना समझे कि कंपटीशन नहीं है, ठीक है। चलिए समझ आ गया। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा, बार बार बता रहा हूं, एग्जाम कब होगा, 12 तारीख 8वां महीना 2023 को आपका एग्जाम होगा। कंफर्म है 12 तारीख 8वां महीना 2023, क्योंकि आज की डेट 5 तारीख 8वां महीना 2023, अभी तक जो समय अब हो रहा है, अभी तक इससे संबंधित, यानी कि एग्जाम आगे बढ़ने से संबंधित या एग्जाम कैंसिल होने से संबंधित किसी भी ऐसी कोई भी निगेटिव पॉइंट, कोई भी निगेटिव न्यूज अभी तक नहीं आई है। नहीं आई है का मतलब सीधा सीधा है कि आपका एग्जाम होना है, कब होना है, 12 तारीख को होना है। हालांकि वैकेंसीज ऐसी बहुत सारी है, ऐसा हो जाता है कि आपका एग्जाम आज है, यानी कि सेकंड शिफ्ट में है, और सुबह में न्यूज आ गई
कि शिफ्ट कैंसिल हो गई, एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर होगा दोबारा डेट आपको दे दी जाएगी, भर्ती कैंसिल हो जाती है, वो एक अलग चीज है, वो अलग मैटर बनता है, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल जो चल रहा है वो 12 तारीख 8वां महीना 2023, 12 मतलब 12, 13 भी नहीं होगा, 12 ही तारीख है आपकी, कंफर्म है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये तो अपने दिमाग में लेकर ही नहीं आए कि डेट चेंज होगी, नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम कब होगा पता लग गया, 12 तारीख में होगा। पॉइंट नंबर 4, लास्ट 1 वीक आपका बाकी रह गया, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है एग्जाम को पास करने के लिए। एक चीज आप समझ लीजिए, आप स्टडी कर रहे हैं या आप किसी और फील्ड में हैं या आप कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, तब तक आप उस क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि हमको ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। जितनी मंजिल नजदीक आती है, उस मंजिल नजदीक आने पर हमारा क्या प्लान रहेगा, दूर है तो क्या प्लान रहेगा, या जैसे हम परीक्षा की बात कर रहे हैं तो 1 महीना अगर एग्जाम में रह जाता है तो उसे 1 महीना को हम किस तरह से, क्या हमारा प्लान है 1 महीना पढ़ने का। अगर हमारे पास 1 हफ्ता रह गया है अब तो 1 महीना, 1 हफ्ते का हमारा क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी हमारी 1 महीने कि हम 1 हफ्ते में क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, ठीक है। 1 साल का अगर आपके पास टाइम है तो उस 1 साल का आपके पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है उसकी, क्या आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए एग्जाम को। तो उसी पे बात करेंगे। हमारे केवल 1 वीक हमारा बाकी रह गया है, 1 सप्ताह हमारे पास है। 1 सप्ताह को किस तरह से एग्जाम क्वालिफाई के हिसाब से हम 1 सप्ताह को किस तरह से अपना लेके चल सकते हैं, कैसे हम उसको कवर करेंगे, कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं सफलता की दृष्टि से, ठीक है। चलिए, हाँ, तो लास्ट 1 वीक की बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए उस पर हम बात करते हैं। चलिए देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, तो वो पॉइंट्स हमारे क्या क्या होंगे पहले वो देख लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 हफ्ता बाकी रहेगा, इस 1 हफ्ते के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपका जो माइंड है ना, आप उसको सेट कर ले, बिल्कुल माइंड को सेट कर ले। आपने जितना पढ़ लिया उसी पर ही आप ठहर जाएं, जितना आपने पढ़ लिया, ठीक। अब अपने दिमाग को चलाना बिल्कुल बंद कर दें। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अब इधर उधर की बातें बिल्कुल भी सुनना बंद कर दें। आपने जितना पढ़ लिया वो बहुत है। आप अगर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो सोचिए कि जो आपने 1-2 साल में नहीं पढ़ा, क्या उसको 1 हफ्ते में पढ़ लोगे? नहीं। अगर उसको 1 हफ्ते में पढ़ना चाहोगे तो आपने जो 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में जो पढ़ा उसको भी भूल जाओगे। यानी कि माइंड को बिल्कुल रिलैक्स दीजिए। क्या देना है? रिलैक्स देना है। रिलैक्स क्यों देना है? रिलैक्स इसलिए देना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। अच्छे मार्क्स ला सकें। अच्छे मार्क्स कब लेकर आओगे? जब आपका माइंड बिल्कुल सेट होगा, माइंड फ्रेश होगा, बिल्कुल माइंड पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या अच्छे मार्क्स लाने के क्या करना है? माइंड को फ्रेश रखना है। माइंड को फ्रेश रखना है, और फ्रेश रखने के लिए क्या करना है? माइंडली प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और माइंड को फ्रेश रखना है। फ्रेश रखने के बिल्कुल प्रेशर नहीं आना चाहिए माइंड पे। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर आप अभी तक, जैसे सपोज करो कि आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो 10 घंटे की कंटिन्यू, प्रतिदिन 10 घंटे, तो अब उसको कम कर दीजिए। उसको कम कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 5 से 6 घंटे ही केवल और केवल आप कर दीजिए। अब आप ये कहोगे तो सर एग्जाम हमारे नजदीक आ रहा है, 1 हफ्ता बाकी रह गया और आप कह रहे हो पढ़ाई छोड़ दो। तो मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि अब आप माइंड को थोड़ा रिलैक्स दो। जब आप कम पढ़ोगे तो माइंड को रिलैक्स होगा। ठीक है,
जो आप पिछले 1 साल से 6 महीने से कितने भी समय से जो अपने आप को तुमने कैद किया हुआ किताबों के अंदर, केवल उनके किताबों के अंदर दबा हुआ है, वहां से बाहर निकलिए, थोड़ा बाहर निकल के दुनिया देखिए, हंसिए बोलिए, हंसोगे बोलोगे तो माइंड फ्रेश होगा। और उससे जब एग्जाम में जाओगे ना तो सब ऐसा लगेगा ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। अगर आप माइंड पे प्रेशर लेके जाओगे तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते चले जाएंगे, वो क्वेश्चन लगेंगे तो ऐसे कि हमने पढ़ लिया, लेकिन उनका आंसर नहीं दे पाओगे आप। अक्सर यही होता है, जो लंबे समय से तैयारी करते हैं उनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता, मेरिट में उनका नाम नहीं आता, नंबर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो प्रेशर ले जाते हैं। हमको प्रेशर नहीं लेना है, हमको बिल्कुल खुश रहना है, माइंडली फ्रेश होना है। तो 10 घंटे की स्टडी अगर करते हो तो 5-6 घंटे पर आ जाइए माइंड को रिलैक्स देने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमको माइंड को क्या करना है? रिलैक्स करना है। ठीक, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर माइंड पे नहीं होना चाहिए, खुश हो जाओ। ठीक, तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आप 5 से 6 घंटे की स्टडी कर रहे हो, 7 घंटे की कर रहे हो। अगर आप 10 की कर रहे हो ना, 10 की तो बिल्कुल नहीं करना है, उसमें कम कर देना है। अब अपने लिए भी टाइम निकालना है, किताबों से निकल के अब अपने लिए टाइम, अपने टाइम मतलब जैसे माता पिता से वैसे बोलिए, भाई बहन है, यार रिश्तेदार है, दोस्त है, जो भी है उनसे बतलाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, खेलिए, ठीक है, ताकि माइंड फ्रेश रहे, माइंड ताजा रहे। जितना तुम अपने माइंड को रिलैक्स करोगे इतनी चीजें ज्यादा याद आनी शुरू हो जाएंगी। जो होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, आगे का पढ़ते हैं, पीछे भूल जाते हैं, तो वो सब जो भूला हुआ है वो भी याद आ जाएगा जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स कर जाएगा। बिल्कुल माइंड जब आपको ओके होगा ना तो वो सब याद आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। क्या लगानी है? टेस्ट सीरीज। मैं काफी लंबे समय से बोल भी रहा हूं, पहले मैंने बोला है और अभी बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज लगानी है आपको। टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है? आपको एक तो मॉर्निंग में लगानी है, ठीक है, दूसरा दोपहर में लगानी है, और तीसरी लगानी है शाम को। ठीक है, शाम का मतलब रात में, जब भी आप स्टडी करते हो। एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में, एक शाम में, रात में। ठीक है, अब ये 3 प्रैक्टिस सेट हमें लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज हमको लगानी है। तो ये कैसे करनी है? क्या तीनों एक ही कोचिंग की, एक ही संस्थान की? नहीं। एक चीज और इस पर भी नोट करें, अगर सुबह को सपोज करो कोई कोचिंग ए है तो सुबह में ए कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगानी है, दोपहर में बी कोचिंग की लगानी है, और शाम में सी कोचिंग की लगानी है, यानी कि 3 अलग अलग कोचिंग की। उससे आपका लेवल का पता लग जाएगा, आपको क्वेश्चंस का पता लग जाएगा, आपको अलग अलग तरह का आपको समझ आ जाएगा। एक के लगाओगे तो हमें पता है कि एक तो एक अलग ही रास्ते से, उसका तो वही एक ही सिस्टम है, आज भी वही क्वेश्चन देगा, कल को उससे रिलेटेड कुछ और दे देगा। लेकिन जब 3 अलग अलग करोगे तो 3 अलग अलग रास्तों पे चलोगे आप, कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, अच्छा जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 3 सुबह, दोपहर, शाम। एक चीज और इसके साथ साथ मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। सिलेबस क्यों बता रहा हूं? चलिए, चौथा पॉइंट और समझ लीजिए, उसके साथ मैं आपको सिलेबस पर चर्चा करूंगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4 नंबर, कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक, आपका कोई टॉपिक है, जैसे सपोज करो मैथ का आपका टॉपिक है, मैथ का चैप्टर है, मैथ सब्जेक्ट है, और उसमें चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट का। एग्जाम में मैथ आएगा और मैथ में सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। वो टाइप देखिए आप जिसमें आप थोड़े कच्चे हैं, कच्चे का मतलब समझ रहे हो, जिन्हें आप 50 से 60% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। यानी कि मैं ये तो कह सकता हूं कि अगर आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन रख दिया जाए, आप उसको कर दोगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप उसको 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहे हो। वो क्यों ले रहे हो? क्योंकि उस क्वेश्चन पे आपकी पकड़ नहीं है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर तो लोगे, लेकिन उस पर पकड़ ना होने के कारण उनमें टाइम ज्यादा लेते हो। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को आपको लेना है। यहां पर उन्हीं टॉपिक्स को आप किसी
कॉपी पे रजिस्टर फॉर्म को लिख लीजिए कि ये हमारे कमजोरी है, उन पे आप पढ़ाई करें, उन पर आप मेहनत करें। क्यों? क्योंकि आप पे वो आते हैं जो टॉपिक, जो भी आपके चैप्टर हैं जो आप पे अभी तक नहीं आए इतना पढ़ने के बाद, तो आपको क्या लगता है 1 हफ्ते के अंदर वो आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो आप पे अब आ रहे हैं, जो आप थोड़ा जब बेसिक उनमें टाइम लगा रहे हो लेकिन वो आप कर सकते हो, तो उन्हीं पे क्यों ना उन्हीं को बहुत अच्छा करा जाए। उन्हीं पर अच्छा करने का मतलब है कि अगर आपके एग्जाम में अगर कोई आ जाता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 1 मार्क्स पे 10-10, 20-20, 50-50 हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो हमको बाहर नहीं होना है, हमको उस क्वेश्चन को करके मेरिट में रहना है हमको। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 पॉइंट। पहला क्या था? माइंड को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल सारी आफतों से दूर हो जाना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, माइंड को रिलैक्स, बिल्कुल फ्रेश, प्रेशर किसी प्रकार का नहीं। दूसरा, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 5-6 घंटे पे आ जाइए। क्यों? क्योंकि माइंड को रिलैक्स करिए। बाकी समय कहां? बाकी समय कुछ अच्छा ऐसा करने के लिए जो माइंड आपका बिल्कुल ताजा रहे। माइंड ताजा करने के लिए मैं थोड़ा एक चीज और, जैसे आप अगर हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो मूर्ति पूजा करें, मंदिर जाएं, ठीक, या आप मुस्लिम धर्म से है तो मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, या आप सिख हैं तो गुरुद्वारा जाए, या किसी भी धर्म संबंधित है वहां जाए। क्योंकि मैं समझता हूं, मैं समझ के आता हूं, बहुत मेरे पास कई उदाहरण ऐसे हैं। जैसे सपोज करो किसी एग्जाम में को क्वालिफाई करने के लिए 100% चाहिए, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 100% चाहिए। जो ये मैंने वर्दी पहनी है, ये मेरा 100% था तब मैंने वर्दी पहनी, अगर 99 में रह जाता तो मैं नहीं पहन पाता। ठीक, अब जब 100% अगर हमारे पास है, इस 100% को मैं 2 भागों में बांट सकता हूं। क्यों बांट सकता हूं? देखिए, 90% प्लस 10%। अब 90% आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है, और 10% आपका लक है। अगर आपका लक साथ नहीं देगा ना, तो आप सिलेक्शन आप नहीं पा पाओ, और आपका लक तो साथ है लेकिन मेहनत नहीं है, तब भी आप सिलेक्शन नहीं। यानी कि दोनों का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लक कब साथ देगा? जब आप ऊपर वालों की याद करोगे, आप अच्छा काम करोगे, आप बड़ों की दुआएं लोगे, आप बड़ों का आशीर्वाद लोगे, तब आपका लक भी आपका साथ रहेगा, मेहनत आपकी है, तो आप सिलेक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। तो 1 वीक में क्या करना है आपको? 1 वीक में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अब आप दिमाग से अल्लाह बला मुसीबत निकाल के बाहर फेंक दीजिए, बिल्कुल फ्रेश हो जाइए। ठीक है, 10 घंटे हैं, पढ़ाई को थोड़ा डाउन कर दीजिए, कम समय ले, टेस्ट पेपर निकाले। ठीक है, और एक चीज और कि 5 नंबर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब या तो पुलिस का हो, ठीक, या किसी भी ऐसी भर्ती का जिसमें मैथ आता हो, रीजनिंग आती हो, जीएस आती हो, साइंस। ठीक है, एमपी की जीके, अगर एमपी के अंदर वैकेंसीज है तो एमपी की जीके तो आनी ही आनी है। जिसमें भी ये सब्जेक्ट आते हो आप उसकी प्रीवियस ईयर ले सकते हो। इसमें सिलेबस मैं आपको बता देता हूं, जीके 40 क्वेश्चंस आते हैं। जीके में करंट शामिल होती है, जीके में एमपी की जीके शामिल होती है, और जीके तो है ही। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, प्लस 30 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, 30 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस होते हैं मैथ प्लस साइंस के, जिसमें 10 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 ही मार्क्स के होते हैं, 100 ही मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, समय दिया होता है 120 मिनट, 120 मिनट या 2 घंटा। ठीक है, एक पेपर होता है, पेपर होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये बात कर रहा हूं मैं एसएफ की, डीएफ की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स की। ठीक है, अब दूसरा इसमें रेडियो ऑपरेटर भी शामिल है। रेडियो ऑपरेटर, उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, 100 ही क्वेश्चन उसमें आते हैं। उसकी जो मेरिट बनती है 200 मार्क्स पे बनती है उसकी, इसमें 100 पे बनती है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ आ गया। ये स्ट्रेटेजी है आपकी, किस तरह से आपको लास्ट 1 वीक में अपना प्लान तैयार करना है।
और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैं जो बता रहा हूं, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा प्लान अलग है। कोई और कोचिंग वाला कोई सर हो गए, कोचिंग संस्थान है, उसका अलग होगा। लेकिन सबसे मेन जो होता है ना, वो उसका होता है जो सफलता हासिल कर चुका हो। जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मैंने वर्दी ले ली, मैं इसमें कामयाब हो चुका। अब जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, कहीं उनसे कहीं बेहतर जो एग्जाम में पढ़ाते हैं, जो टीचर है उनसे कहीं बेहतर। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव है अपना पर्सनल, किस तरह से मैं कवर कर सकता हूं। टीचर का काम होता है सिलेबस को खत्म करना, सिलेबस को खत्म करना कम समय में। अब आप पे वो आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टीचर का यही काम होता है, कोचिंग संस्थान का यही काम होता है। और कोचिंग संस्थान हमेशा 70 से 80% ही कोचिंग संस्थान आपका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, ये भी कड़वा सच है। इसको 100% बनाने के लिए आपको अपनी सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है, खुद की जरूरत होती है। तो हमेशा अपने आप पे जाए, उस पे जाए जिसको एक्सपीरियंस जिसका बोलता हो, ठीक है। तो ये भी आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करता हूं। पांचवा पॉइंट है कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर मैं बात कर लेता हूं, कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब के अंदर पड़ी हुई हैं, काफी चैनल काफी बहुत सारे बना रहे हैं कि एमपी पुलिस का जो एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे तो कितने मार्क्स चाहिए, उनके लिए कट ऑफ भी जारी कर दी उन्होंने। जब हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ तो हम कट ऑफ कैसे जारी कर सकते हैं? क्या बिना एग्जाम हुए कट ऑफ बन सकती है? क्या कभी नहीं बन सकती। कट ऑफ कब बनती है? जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा, कितने शिफ्टों में हो रहा है, उन शिफ्टों का एनालाइज हो जाएगा कि किस शिफ्ट में कितना हार्ड पेपर आया, कैसे क्वेश्चंस आए, किसमें कितने इजी आया, किस तरह के क्वेश्चंस बने। उन सभी को इकट्ठा करके नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे कट ऑफ जारी होगी आपकी, ठीक है। इतना सब होने के बाद कट ऑफ तैयार होती है। और कुछ महा अनुभवी यूट्यूब पे ऐसे जिन्होंने अभी से कट ऑफ जारी कर दी कि इतने नंबर ले आओ, आप फिजिकल के लिए चले जाओगे। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि आप 90 नंबर ले आइए, मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूं, आपको कोई भी काटा नहीं है, आप सिलेक्शन ले लोगे। 90 नंबर ले आओगे, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, फिजिकल कर दो, मेडिकल कर दो, आप सिलेक्शन हो जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है। जितना कट ऑफ चाहिए एग्जैक्ट फिजिकल के लिए वो पता तभी लगता है जब आपका एग्जाम हो जाता है। एग्जाम सबको एनालाइज करके कट ऑफ जारी होती है, ठीक है। जब रिजल्ट आता है तभी पता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है जो हमारी पिछली भर्ती हुई है उसके आधार पे एक दो मार्क्स, आधार का मतलब है कि पिछली कितनी भर्ती थी, इस बार कितनी है, पिछली बार कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, इस बार कितने बच्चों ने दिया है, पिछली बार कितने फॉर्म डाले, इस बार कितने फॉर्म डाले हैं, कितने बच्चे एग्जाम, वो सभी को देखते हुए हम एक कट ऑफ जारी कर सकते हैं, मतलब एक आइडिया बता सकते हैं। जैसे पिछली बार अगर सपोज करो या वो छोड़ो, चलिए मैं फिलहाल इतना ही कह रहा हूं कि अभी कोई इसकी कट ऑफ नहीं है। हाँ, लेकिन पिछली जो भर्ती है उसकी जो कट ऑफ है मैं अभी आपको बोर्ड पे शो करा दूंगा, वो सभी आप देख लेना। वो डीएफ की भी होगी, एसएफ की होगी और रेडियो ऑपरेटर की भी आपकी होगी। इतना जरूर है, उससे 2 से 3 नंबर मैं खुद अपने बता रहा हूं कि 2 से 3 नंबर या 4 नंबर कम ही कट ऑफ इस बार रहेगी फिजिकल के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, बच्चों ने फॉर्म कम डाले हैं, ठीक है, इसलिए इस बार थोड़ी डाउन रहेगी मेरिट, ठीक। चलिए, पांचवा आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। छठा पॉइंट है आपका मोटिवेशन पॉइंट। बताइए सर, ये जो पॉइंट है ना, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये मेरे पास मैसेज आए, कमेंट्स आए, मुझसे पूछे गए हैं आप जैसे बच्चों के द्वारा, तो वही मैं मोटिवेशन पॉइंट। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को देख के तो वाकई मुझे बहुत आप पे गर्व फील होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि साहब हम अनमोटिवेटेड हो रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए हम मोटिवेट हो जाए। कभी घर वालों की गाली सुनी है बेरोजगारी के ऊपर? आप बेरोजगार हैं, कभी आपके माताजी ने, पिताजी ने, बड़े भाई ने या किसी और ने आपको गाली दी है कि आप बेरोजगार हो, हाथ फैला देते हो 10-10 रुपए के लिए हमारे सामने? अगर आपको बकी है तो उससे आप मोटिवेट होइए। आपके यार रिश्तेदार के पास अच्छा पैसा है,
ठीक है, वो गाड़ी से चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हो, उन्हें देख के मोटिवेट हुई है। आप किस रास्ते पे जा रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, अपने परिवार को देखिए, अपनी परिस्थितियां देखिए, माता पिता को देखिए, अपने सपने देखिए कि आपके माता पिता के क्या सपने हैं आपसे, आपके क्या सपने फ्यूचर में क्या बनना है, कैसी तरह धक्के खाने हैं रोड पे चल के। बहुत सारे पॉइंट है। मैं मोटिवेट होने के लिए आपको एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा। आपको अगर आप अपनी परिस्थितियां देख के, आप अपनी फैमिली की कंडीशन देख के अगर आप मोटिवेट नहीं होते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, अनुभवी हैं जो वीडियो बनाते हैं 1 घंटे की मोटिवेट होने के लिए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, 1 घंटे के लिए, और उन पे मिलियनों व्यूज आते हैं उन पे। ठीक है, ये सोचिए कि वो मिलियनों व्यू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप बेरोजगार हैं। आप मोटिवेट होने के लिए दूसरों का सहारा ले रहे हैं, अपनी परिस्थितियां देखिए, खुद से मोटिवेट हुई। वो वीडियो बना रहे हैं बिजनेस के लिए, आप उनको देख रहे हैं, उनकी अर्निंग हो रही है, उनकी कमाई हो रही है। ठीक है, वो तो सक्सेस है, सफलता ले रहे हैं आपके द्वारा। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आप उनको कामयाब कर रहे हो और आप खुद दलदल में फंसते चले जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना है, अपने आप से मोटिवेट होना है, अपनी परिस्थितियों को देख के। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपके परिवार की क्या कमजोरी है। ठीक है, आपको कहां शर्मिंदगी महसूस हुई है, कहां आप परेशानी से जूझे हो, वो सभी इकट्ठा करिए, उनसे मोटिवेट हुई, अपना फ्यूचर बनाइए। आपके कुछ सपने हैं उनको पूरा करिए। अपने माता पिता की तरफ देखिए कि उनको किस तरह से उन्होंने आपको पाला, पढ़ाया, इतना बड़ा क्या, उनके भी अब आपसे कुछ सपने हैं, उन सभी को देखिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उनसे आप मोटिवेट हुई। ठीक है, मैं कह तो जाऊंगा, मैं बहुत सारे पॉइंट बता दूंगा, ऐसे मोटिवेट हुई है, ऐसे मोटिवेट हुई है। यकीन मानिए, आप जब तक मैं बता रहा हूं, आप जब तक देख रहे हो, तब जब तक भी आपकी मेरी बात आपको याद है, तब तक आप मोटिवेट रहोगे, लेकिन उसके बाद भूल जाओगे। और यही सबसे बड़ी कारण है आपकी हार का। आप इन्हीं चीजों से आप हारते हो। जो खुद से मोटिवेट होता है ना, अपनी परिस्थितियों को देख के, अपने हालात देख के, वो कभी नहीं हार सकता, वो हमेशा जीत की तरफ चलेगा। थोड़ी मुश्किल जरूर आती है, लेकिन कामयाब हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, ये 6 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आपका एग्जाम 12 तारीख से है, एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन में आपके आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने इसमें बताई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी भाइयों के पास। एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे, मैं एडमिट कार्ड की भी आपको सूचना दूंगा। और एक बहुत शानदार जानकारी कि जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम जाने से पहले आपको क्या गलती एग्जाम में नहीं करनी है। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो गलती कर देते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उस सभी नेगेटिव पॉइंट से, उन सभी पॉइंट से किस तरह से बचना है, किस तरह से उनको बचाव करना है, वो भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। उनसे किस तरह से उनको सावधानी रहना, सावधानी बरतनी है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छे से आप अपनी तैयारी करें, माइंड बिल्कुल फ्रेश कर दें। किसी प्रकार का कोई प्रेशर माइंड पे नहीं होना चाहिए। जो पढ़ लिया बहुत है, बेहतर है, अब उसी में कर लीजिए। जो आप 1 साल से 2 साल से नहीं पढ़ा है, 1 हफ्ते में कैसे पढ़ लोगे उसे? कभी नहीं पढ़ पाओगे। और जो पढ़ा लिखा है उसको भी भूल जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। जितना है उसमें संतुष्ट रहिए। ऊपर वालों को याद कीजिए कि हमने कर लिया, अब इसी में ऊपर वाले हमको सिलेक्शन दे दे फाइनल। वो सुनता है, जरूर देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।